बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जिसका फुल फॉर्म है शंकर दास मानिकपुरी। आपको मैं बताऊंगा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके इम्पोर्टेंट थ्योरी की ऑडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में हम आज देखेंगे आपकी यूनिट 1 से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। वो होता है पल्लवन। पल्लवन क्या होता है, पल्लवन की परिभाषा क्या है, पल्लवन कैसे करते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। वैसे ऑडियो लेक्चर कहना चाहिए इसे। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपने इसको ध्यान से सुना, देखा नहीं, ध्यान से सुना, तो आपको डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आप पल्लवन को विस्तार से लिख सकते हैं 5 से 6 पेज। और हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर 15 नंबर में एक ही क्वेश्चन आता है तो कम से कम 5 से 6 या 7 पेज आपका भरना चाहिए। उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। भरने का मतलब कुछ भी नहीं लिखना होता, विस्तार से डिटेल से लिखना होता है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि पल्लवन क्या होता है। सबसे पहले पल्लवन का तात्पर्य विस्तार करना या बढ़ाना होता है, या खींचना आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पल्लवन का तात्पर्य है विस्तार करना या बढ़ाना। पल्लवन विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है, अथवा किसी सुगठित विचार या भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन संक्षेपण के विपरीत होता है। पल्लवन एक कला होने के कारण उसमें अत्यंत सावधानी रखनी होती है। पल्लवन के आशय को आशय में बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं इसको आपको अपने शब्दों में और थोड़ा बुक के शब्दों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो समझ लीजिए, आपने किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ा है या मंच में जाकर के आपको उसके बारे में कुछ कहना है, तो आपने उसके बारे में जो भी विस्तार से अपने माइंड में रखा होगा कि आप उसको क्रम से ऐसे ऐसे कहेंगे, या उसको जितना आप बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, तो किसी भी बात को खींच करके बताना या बढ़ा करके बताना, मतलब शब्दों का अर्थ ना बदले, आप जो समझाना चाहते हैं वही समझाएं, कुछ उदाहरण का प्रयोग करके या कुछ एग्जाम्पल ले करके। ये कहलाता है पल्लवन। तो अपने शब्दों में बता सकते हैं, पल्लवन विचार का एक ऐसा क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है जिसमें उदाहरण के सहारे अपनी बातों को स्पष्ट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाव या विचार या भावना या उसके जो संकेत है वो बदल जाए। पल्लवन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। आप उदाहरण के माध्यम से आप पल्लवन करेंगे, लेकिन उससे न तो अर्थ बदले, ना तो संकेत बदले, ना उसका उद्देश्य बदले। तो पल्लवन का मतलब होता है बातों को खींच के बताना, है ना। तो आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है, और रूल ये भी लिख लेना है ये सब बताते समय, कि इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि उसके भाव, विचार या संकेत या उद्देश्य बदल जाए, है ना। प्रारंभ से लेकर के एंड तक के आपके जो मूल भाव है, जो मूल आधार है, जो टॉपिक आप समझाना चाहते हैं उसके अंदर वही रहना चाहिए, उसमें उसका भाव रहना चाहिए, वो हटे ना। पता चले आप बता रहे थे राम के बारे में और आप चले गए रावण, सीता, राम, कृष्ण इत्यादि अलग अलग चीज़ों पे, तो ये आप अपने टॉपिक से हट गए समझो। जब आप रामायण सुनाने जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा कहानी जीरो से एंड तक रामायण पर आधारित होनी चाहिए। पता चला आप महाभारत में चले गए तो समझ लो आप अपने टॉपिक से हट गए। तो आप मेरे एग्जाम्पल से, मेरे बताने से आपने सुन लिया, समझ लिया कि पल्लवन क्या होता है। ठीक है। अंग्रेजी परिभाषा है। अंग्रेजी के विद्वान बेन के अनुसार पल्लवन का अर्थ है किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना। इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। आप देखिए, पल्लवन के विस्तारक का क्या गुण होना चाहिए, ये भी आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं पल्लवन के विस्तारक के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला होता है गहन अध्ययनशीलता। अगर किसी के अंदर किसी टॉपिक को गहन अध्ययन करने की क्षमता नहीं है, उसकी आदत नहीं, उसकी इच्छा नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सके, तो फिर उसको पल्लवन करने वो योग्य ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, गहन अध्ययनशीलता। कुशल विस्तारक के लिए गहन अध्ययनशीलता का होना आवश्यक है। वह कला, दर्शन, इतिहास, भूगोल, सामान्य वैज्ञानिक विषयों में रुचि रखे और इन विषयों के संबंध में लेख लिखे या पत्रिका पढ़े। इससे क्या होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कहीं बताने वाले हैं या आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, ऑडिटर हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एक है, तो आपको उस क्षेत्र से संबंधित हर चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे कि आप रेडियो सुन सकते हैं, उस चीज़ से संबंधित पत्र अखबार पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। आजकल हर चीज़ के लिए ऑडियो बुक, पुस्तक, कॉपी, हर चीज़ बनी हुई है। तो अगर आप चारों तरफ से इन चीज़ों में घिरे रहेंगे
तो आप समझ लीजिए आप उस क्षेत्र में और गहराई में उतरते जा रहे हैं। तो गहन अध्ययनशीलता का मतलब ये होता है इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने आपको अपने शब्दों के माध्यम से समझाया। टीवी देखना, रेडियो में सुनना, पत्र पढ़ना, है ना? ये कुछ चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी गहन अध्ययनशीलता बढ़ते जाएगी। दूसरा होता है अ, सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि। सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि कुशल विस्तारक दृष्टि का सूक्ष्म निरीक्षण होना बहुत उपयोगी है। इससे दिए गए वाक्य का मूल भाव वह तत्काल जान लेगा। विस्तारण में मूल भाव का ज्ञान ही मुख्य है। यदि उसे जान लिया जाए तो पल्लवन में देर नहीं होती। अगर आप किसी टॉपिक को समझाना चाहते हैं लेकिन उस कहानी में क्या मूल बात है अगर आप ये समझ गए तो आप उस चीज़ को समझाने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको खुद ही उद्देश्य नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कि उसको क्यों किसी को बता रहे हैं, तो बस फालतू सी कहानी की तरह चलेगी जिसको कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन जब एक टीचर को ये पता चल जाता है कि किसी कॉन्सेप्ट में क्या मुख्य बात है और उनको कैसे समझाना है, तो आप देखिएगा टीचर कई उदाहरण और कहानी के माध्यम से आपको समझाते हुए इस चीज़ को पूरा का पूरा समझा देते हैं और तब उन बच्चों को सुनने में मज़ा भी आता है ना? अगर यहीं पर मैं डायरेक्ट बस पढ़ते जाऊँ और आपको कुछ एक्सप्लेन ना करूँ तो आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। इससे पहले मैंने उद्यमिता के विकास पर भी एक वीडियो डाला है, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पर मुझे खुद सुन करके लगा कि उसमें बहुत सारी कमी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हट करके बनाने की कोशिश की है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑडियो लेक्चर कैसा लगा। क्या आप हिंदी पर आगे और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं? आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि का मतलब ये है कुशल विस्तारक का जो दृष्टि होता है वो सूक्ष्म निरीक्षण का होना चाहिए, क्योंकि वह उन बातों को बहुत ही तेज़ी से पकड़ सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप उस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे किसी को सिंगर बनना है तो वो गाते रहता है, अभ्यास करते रहता है, रियाज़ करता है, तो धीरे धीरे उनकी आवाज़ में सुधार आती है, वो लोग सारेगामा के पूरे लय को पकड़ पाते हैं, है ना? तो अगर आप बहुत सारी कहानी नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका सार था और मैं भी अपनी किसी कहानी का सार क्या निकाल सकता हूँ, है ना? तो सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए। तीसरा है तार्किकता। कुशल विस्तारक को तर्क प्रिय होना चाहिए। तार्किकता से आशय ये है कि तर्क सम्मत विचार सारणी का पल्लवन है। यदि किसी विस्तारक को अपने विचारों को तर्क सम्मत रखने का अभ्यास है तो वह मूल भाव का विस्तार करते समय उसे क्रमबद्ध और तारमयता से युक्त रखेगा और अपने विस्तार को अपनी कसौटी पर भी कस लेगा। इस प्रकार असंबद्ध विचारों का सम्मिश्रण न हो पाए। तो तार्किकता का मतलब वही होता है, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मैंने आपके सामने कोई सिचुएशन रखा, कुछ प्रश्न रखा जिसका उलझन रहेगा, कि अगर आप क्लियर हैं अपने उद्देश्य को लेकर के तो आप उसका परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ भी आंसर देंगे, ठीक है? जैसे कि सपोज जोक सपाट इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, आपसे अगर कोई पूछ दिया कि आप अपने एक बाइक को फुल स्पीड से भगाते जा रहे हैं, 100 से ऊपर की स्पीड मान लीजिए, और आप, ठीक है, आप देख रहे हैं कि उस रोड में अभी तक कोई नहीं था जब आप 100 की स्पीड से भगा रहे थे। आपको ठीक दूर से दिख गया कि एक तरफ लेफ्ट साइड में आपकी माँ खड़ी है, दूसरी साइड आपकी गर्लफ्रेंड, तो आप सबसे पहले किसको मारेंगे? तो अब आपने तर्क नहीं किया इस चीज़ को लेकर के, तो आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं मात्र। अगर आपको माँ से प्यार है तो आप कहेंगे मैं गर्लफ्रेंड को मारूंगा और आपको गर्लफ्रेंड से प्यार है तो आप कहेंगे मैं माँ को मार दूंगा, ठीक है? पर जनरली आंसर सब बनेंगे कि माँ को बचाना है, गर्लफ्रेंड को मारना है। पर तार्किकता ये है, किसको मारना है इसका मतलब ये है आप ब्रेक भी तो मार सकते हैं। भाई आपकी स्पीड कितनी तो रहे, अगर आपके सामने कोई आ जाए, माँ बहन जो भी हो, आपको ब्रेक मारना है, तो ये है तार्किकता। लेकिन अगर आपका ऑप्शन बस यही दो था कि माँ या फिर वो गर्लफ्रेंड, तो फिर आप समझ जाओ आप तार्किकता पे नहीं हो। तो ये तार्किक होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप अगर तर्क करने वाले व्यक्ति हो तो आप कभी उलझन में फंस नहीं सकते। मतलब आप कहानी सुना रहे हो और आप ही कहीं उलझ गए तो वो तार्किकता जिनके अंदर रहती है वो उलझ नहीं पाते, ठीक है? उनको किसी बात को समझाने पर उसके मूल उद्देश्य क्या है उनका अर्थ पता रहता है, वो लोग तार्किकता पे रहते हैं, तर्क कर लेते हैं। ये होता है तार्किकता। तीसरा है, चौथा है तटस्थता। तटस्थता भी कुशल विस्तारक का एक गुण है। दिए गए संदर्भों को तटस्थ पल्लवन के ही कार्य क्षेत्र में किया जा सकता है। तो देखिए, एक होता है टिकने का, टिकाऊपन जिसे हम कह सकते हैं। देखिए, हम में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे
जो बहुत ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके या कुछ प्लानिंग करके दिनचर्या बना करके सोच लेंगे कि अब मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा और आज मैं सुबह से पढ़ूंगा, 5 बजे से उठ के पढ़ूंगा। और मान लो हमने कल से स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे ठंड ज़्यादा लग रहा है, बॉडी में दर्द है, चल आज सो जाते हैं, अरे यार एक दिन कर लिया, अब भाई सब दूसरे दिन से नहीं हो सकता। तो हम अगर किसी काम को स्टार्ट करते हैं और 4-5 दिन में बंद कर देते हैं या उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो समझ लीजिए हम एकाग्र नहीं हैं। तो तटस्थता का मतलब ये होता है कि उसमें आदमी टिक सके, टिकाऊपन का गुण होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये आदत ही नहीं है कि आप लंबे सेशन देख पाएँ, सुन पाएँ, तो आप लंबे सेशन ना कर पाएंगे, ना आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अगर आप मंच पर 1.5-2 घंटे 3 घंटे बोलना चाहते हैं, तो खुद आपको 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे किसी को देने की देखने की आदत होनी चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए। आप किसी को सुन नहीं सकते तो आप खुद, आपको कोई 2-3 घंटा काहे सुनेगा या देखेगा। तो ये है, तटस्थता का गुण होना चाहिए। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगला है, अच्छा, वीडियो को 11 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको मूल बातें समझ में आ रही है तो। चलिए, आपने आई होप लाइक कर दिया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ के आपको 5वां टॉपिक बताता हूँ, जो कि है व्याख्या शक्ति संपन्न होना। व्याख्या शक्ति संपन्न एक बेहतरीन टॉपिक है, सुनिए। व्याख्याता जिस प्रकार भाषण को युक्ति संगत ढंग से दृष्टांतों और उदाहरणों से पुष्ट करता चलता है, वैसे ही विस्तारक को भी मूल भाव को उदाहरण, दृष्टांतों या प्रमाणों द्वारा पल्लवित करना चाहिए। इसलिए उसमें इस व्याख्या शक्ति का होना आवश्यक है। तो व्याख्या शक्ति का मतलब वही होता है, किसी भी बात को अगर आप व्याख्यान कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल ये सब पता होना चाहिए। आप उसको और कैसे बढ़ा चढ़ा के किसी उदाहरण से बेहतर तरीके से समझा सके। देखिए, अधिकतर बेस्ट टीचर आपको डायरेक्ट किसी फैक्ट को नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन है, ये सूत्र है, वैसे ऐसे बनता है। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपको कुछ कहानी सुनाई जाती है, जिसके माध्यम से उस बातों को समझाया जाता है। अगर आपके अंदर कोई दुर्गुण है तो आपको डायरेक्ट ये गलत है बदल दो नहीं बोलेंगे, आपको कुछ कहानी सुनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि भाई ये आपके में कमी है, जिसे आपको दूर करने की ज़रूरत है या फिर सुधारने की आवश्यकता है ना। तो व्याख्या शक्ति संपन्न का मतलब यही है कि व्याख्याता जिस प्रकार भाषण को युक्ति संगत ढंग से दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करता है, मतलब बढ़ाते हुए आगे चलता है, वैसे ही विस्तारक को भी मूल भाव को उदाहरण, दृष्टांतों या प्रमाणों द्वारा पल्लवित करना चाहिए। आप अपने जो मुख्य बात समझाना चाहते हैं उसको कई उदाहरण के माध्यम से या कुछ प्रलेख चित्र देख करके या कुछ कहानी के बारे में, किसी कहानी से रिलेट करके आप अपनी बातों को बताते हुए चल सकते हैं। ये होता है व्याख्या शक्ति। फिर है भाषा अधिकार। भाषा अधिकार का मतलब होता है कुशल विस्तारक या भाषा अधिकारी का भी होना बहुत जरूरी है। भाषा अधिकार होने पर ही अभिव्यंजना शैली में दक्षता आएगी या आ सकेगी, क्योंकि जब जब तक भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक पल्लवन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो व्याख्याता होता है ना, विस्तारक होता है, उसके अंदर कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, स्थानीय भाषा, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के, तो हमारी छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, और अगर उसको बाहर स्टेज शो करना है, आगे बढ़ना है, तो भाई उसको फिर अपने भारत में तो बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, तड़गड़, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सब आना चाहिए। चक दे फटे नव दे गिल्ली, आप सत श्री अकाल, सब आना चाहिए, तभी तो विस्तारक कर पाएगा, हर जगह से वो काम करेगा और फेमस हो पाएगा। तो भाषा का अधिकार एक विशेष पॉइंट है जो विस्तारक के अंदर होना चाहिए। फिर है मेधावी होना। मेधावी, देखो, मेघा का अर्थ है बुद्धि। मेघा का अर्थ है बुद्धि, यहाँ बादल से नहीं है ना, मेघा का अर्थ है बुद्धि। प्रायः जन्मजात होता है, बुद्धि है सबके पास, जन्मजात होता है, परंतु श्रम, अभ्यास और अध्ययन के द्वारा उसे और प्रखर बनाया जा सकता है। प्रखर मतलब समझ रहे हो, जिसकी बुद्धि, भगवान ने बुद्धि सबको दिया है, पर जिसने आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा है, आज तक कोई काम नहीं किया है, 4 लोगों से मिला नहीं है, उसको जीवन और दुनिया जगत के बारे में कोई अनुभव नहीं है। पर जो बचपन से घर से बाहर रहा हो, 10 जगह काम किया हो, 10 लोगों से मिला हो, अलग अलग जगह घूमा हो, उसके लाइफ की जो एक्सपीरियंस होगी वो हमारे आप से बहुत अलग होगी। तो जो बुद्धि होती है उसको श्रम करके, अभ्यास करके और अध्ययन करके हम उसे और प्रखर और मतलब अच्छा बना सकते हैं। अतः मनन द्वारा अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना आवश्यक है,
क्योंकि एक कुशल विस्तारक को मेधावी होना आवश्यक है। मेधावी मनुष्य की कल्पना भी उच्च होती है और थोड़े को विस्तार से कहने में उसे कठिनाई नहीं होती। वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से पल्लवन कर सकता है। तो जिसके सोच बड़े हैं, जो बहुत ही कुशाग्र है, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो वो हर चीज़ के लिए बहुत उत्साहित होकर के काम करेगा। उसके सपने भी बड़े होंगे, उसके काम भी बड़े होंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा मंच में स्पीच दे सकता हूँ, चाहे मैं नाटक करूँ, चाहे मैं किसी के बारे में बताऊँ, चाहे कोई कहानी सुनाऊँ, तो वो ये चाहेगा कि आज मुझे केवल बिलासपुर तक मैं सीमित ना रहूँ। मुझे रायपुर वाले भी जाने, मुझे पूरे छत्तीसगढ़ जाने, मुझे पूरा भारत जाने, मुझे पूरे वर्ल्ड जाने। तो वो अपने आप को बढ़ाते चला जाएगा। तो अपने आप को कैसे बढ़ाना है, अपने पल्लवन में और क्या सुधार करना है, अपनी स्पीच में क्या बदलाव करना है, उस पर ध्यान देते जाएगा। जैसे कि हमारे संदीप महेश्वरी सर अपने एक सिटी से स्टार्ट होकर के वो आज वर्ल्ड फेमस है, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे भारत से एक ऐसे क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा जो कि उस समय कंटेंट के लिए, लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेधावी का उदाहरण है। ऐसे ही अभ्यास, 8वां पॉइंट है अभ्यास। अभ्यास तो हमेशा से ही प्रत्येक वस्तु के लिए आवश्यक है। व्यक्ति चाहे मेधावी हो या तार्किक हो, अध्ययनशील हो या व्याख्या शक्ति से संपन्न हो, सभी के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप किसी भी टॉपिक में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। सपोज़ आपको अकाउंट बनाना सीखना है, तो जब तक आप कॉपी पेन निकाल के बनाएंगे नहीं, सिर्फ देखने से क्या होता है, आप जितना देखें समझें उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो जब क्वेश्चन बना करके आपको समझ में आएगा, वो समझाना दुनिया के किसी भी टीचर से अलग है। मतलब आप 100 टीचर का वीडियो देख लो, लेकिन जब क्वेश्चन को बनाने से जो आपको समझ में आएगा, उसकी बात ही अलग होती है। आप वीडियो देख के कितनों भी प्रैक्टिस कर लें कि अच्छा पुलाव ऐसे बनता है, चावल डालेंगे इतना पानी, ये वो अलग बात है बेटा, वो वीडियो है। लेकिन जब आप खुद से बना करके देखोगे ना, तो वो ज़िंदगी का आपका ऐसा अनुभव होगा जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप देखेंगे, आप किसी भी चीज़ को रटते हैं ना, आप भूल जाते हैं। आप वीडियो देख के अकाउंट सीखो ना, और 2 दिन तक उसको छुओ मत, तीसरा दिन आप भूल जाएंगे। लेकिन आप उसी अकाउंट को 2 दिन तक बना के सीखे रहोगे ना, तो आप घंटा 3 दिन का 1 हफ्ते में भूल नहीं सकते। तो ये एक स्पेशल चीज़ होती है अभ्यास। तो आपको 8 पॉइंट याद रखना है। गहन अध्ययनशीलता, सूक्ष्म निरीक्षण, तार्किकता, तटस्थता, व्याख्या, भाषा अधिकार, मेधावी, अभ्यास। ठीक, चलो, ये हमने पढ़ा विस्तारक के गुण। अब इसमें और क्या आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है? हाँ, इसमें अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्या क्या लिखा है, जिसको बिलासपुर ने देखो 2015 में पूछा है और भी टाइम पे ये आ चुका है। इसमें लिखा है पल्लवन की परिभाषा दीजिए और विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो कैसे आप पल्लवन को कर सकते हैं, 12 पॉइंट में समझाया है। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम दिए गए अवतरण के मूल कथन, वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे उसमें निहित संपूर्ण भाव को अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाए और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। सही बात है, अगर आपके पास कोई डायरेक्टर आता है कि भाई मैं आपको मूवी में हीरो साइन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप कहानी पढ़ लो, लेकिन आपने कहा रहा मुझे नहीं पढ़ना, जो भी बनाओ जैसे बनाओ, चलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो आप पैसा कमाने के लिए हो सकता है रेडी हो जाए, या आपकी मित्रता है तो आप रेडी हो जाएं, लेकिन आप उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले तभी कर सकते हैं जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से, सुनने से आप उसको पूरा इमेजिनेशन कर पाएंगे कि अच्छा ये किरदार है कि बाहुबली एक राजमहल, मतलब एक महारानी का बेटा है, तो सोचो उसके शान क्या होंगे। फिर कैसे वो गरीब झोपड़ियों के बीच में भी जा कर के रहता है, वो आदमी पूरा इमेजिनेशन कर सकता है कि मेरा किरदार पहले ये होगा, फिर मैं ऐसे करूँगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी कथन या वाक्य जो आपको करना या बोलना है, तो जो भी आपके लिए पुस्तक, कॉपी या कहानी लाई गई है, उसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक एक चीज़ों को एक नहीं 2 बार पढ़ लीजिए या बार बार पढ़ लीजिए, ताकि एक एक बात को आप पकड़ सकें, उसके टॉपिक को ध्यान में रख सकें, और उसके पूरे भाव को अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी कोई अंग्रेज रामायण नहीं देखा होगा तो उसको रत्ती भर नहीं पता कि रामायण क्या चीज़ है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को हमारा रामायण हम दिखा दें, प्लस हमारे जो यहाँ के पंडित है, ऋषि मुनि हैं, या जो भी जो रामायण कहते हैं, उनके द्वारा हम उसे रामायण को सुनवा दें, प्लस एक
हमारी रामायण भी दे दें कि आप इसको पढ़िए, रामचरितमानस, ठीक है, या रामायण की बुक, जब हम ये सब दे दें तो अगर व्यक्ति पहले देखता है, फिर सुनता है, फिर खुद पढ़ लेता है, तो सोचो अब वो इस तरह से सुना देखा, मतलब उसकी आँख ने देखा, कान ने सुना, खुद उसने अपने आँखों से पढ़ लिया, तो वो अब इतनी बार उसको सुन चुका, देख चुका, तो अब वो इतनी उसकी टॉपिक को विस्तार से समझ चुका है कि वो अपने देश में जाकर के उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या होता है रामायण, क्या थी कहानी आज से इतने वर्षों के पहले की, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यानपूर्वक सुनना, पढ़ना या देखना पड़ता है कि जो आप टॉपिक कर रहे हैं वो कैसा है। पॉइंट 2, दूसरा पॉइंट है, तब मूल विचार अथवा भाव के नीचे निहित सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए आपको कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल दिए जाते हैं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट बताए जाते हैं। तो यहाँ वही समझाया जा रहा है कि जब मूल विचारों को समझने के लिए जो छोटे छोटे बातें उसमें बताई जाती हैं, जो सहायक तत्व उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि ये क्यों दिया गया, ये क्यों बताया गया, है ना। जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि मुख्य किरदार हीरो हीरोइन और गुंडे का रहता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे किरदारों को दिखाया जाता है ना। हाँ, जैसे कि बाहुबली में महारानी को दिखा देना था और वो दोनों भाइयों को और गुंडे को, लेकिन उसमें कटप्पा का भी तो रोल था, वो खोरवा का भी रोल था, जो हाथ से खोरवा था, नहीं मतलब कुल्लूला था, जो भी था, उसका भी बहुत बड़ा किरदार था, शकुनी टाइप का रोल था। तो उन किरदारों को क्यों दिखाया जा रहा है, उन छोटी छोटी बातों को क्यों लिखा है, उससे वो कितना उस सीन को एक्सप्लेन करना चाहता है, उस कहानी को, ये कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो उसके सहायक चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। अधिकतर हम कई पिक्चरों को देखने जाते हैं तो हमें मुख्य चीज़ें बस देखना होता है, हीरो दिख जाए, हीरोइन दिख जाए, विलन आ जाए, बस फाइट वाइट हो जाए, बस यही चीज़ करते हैं ना। लेकिन पूरी कहानी के उद्देश्य को समझाने के लिए छोटे छोटे पात्रों का, छोटे छोटे सीन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब भी आपको समझना, देखना, पढ़ना, सुनना पड़ता है, ताकि आप भी समझ के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। पॉइंट 3, मूल और गौर विचारों को समझ लेने के पश्चात एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए। तो अगर आप विस्तार से कुछ करना चाहते हैं तो पहला काम था आपका सुनना, पढ़ना, समझना, लिखना ध्यान से। दूसरा काम था उसमें सहायक तत्वों को भी सुनना, पढ़ना, समझना या उसको ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट था, अब उसको आपने सबको समझ लिया तो लाइन से लिखना शुरू कीजिए, एक एक शुरुआत से क्या था, क्या क्या आप पूरा उसमें लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। चौथा, अर्थ अथवा विचारों का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में यथास्थान अलग कुछ उदाहरण और प्रमाण भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी सुना समझा, लेकिन आपको लगता है कि आप उसको और किसी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा सकते हैं, या इस एग्जाम्पल से वो और बेहतर अच्छा लगेगा सुनने समझने में, तो आप उसको भी उसमें लिख सकते हैं। ये है पांचवा पॉइंट, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तारी का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक उदाहरण से उस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं तो उसमें और 2-3 उदाहरण डाल के उसको और बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके एक उदाहरण से अगले को समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं, तो और कोई कहानी बताकर आप अब उसको बोर कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि पल्लवन में ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि अनावश्यक और जो बातें होती हैं वो आप ना करें, है ना। मैं आपको रामायण के बारे में बताना चाहता हूँ तो जो उसके किरदार है बस मैं उन्हीं का नाम लूँगा। उसके अलावा मैं अगर और सभी देवी देवताओं के बारे में बताना शुरू करूँ तो ये फिर उस टॉपिक से अलग हो जाता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है ना, अनावश्यक बातें नहीं करनी है। चलिए वापस आते हैं। छठा, पल्लवन में मूल तथा गौड़ भाव का विचार की टीका, टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसमें मूल अवतरण को भावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। कहने का मतलब है, कहने वाला अगर किसी कहानी के बारे में बता रहा है तो उसके मूल भाव के बारे में कोई टिप्पणी ना करे, अरे ये तो टॉपिक ही गलत है ना। तो मान लेते हैं आपको वाद विवाद के लिए खड़ा कर दिया गया कि स्कूलों में लड़की लड़का को एक साथ पढ़ाना कितना उचित है। तो आपको, अगर आप लड़के के पक्ष में हैं कि मतलब आप उसके ये पक्ष में कि दोनों को पढ़ाना चाहिए, तो आप उसके पक्ष में बात बताएंगे, और अगर कोई आपके विपक्ष में इसलिए खड़ा है कि दोनों को नहीं पढ़ाना चाहिए तो उसके पक्ष में बात बताएगा। और आपने कहीं कह दिया कि अरे ये टॉपिक ही गलत है, इस टॉपिक पर हम बातें क्यों कर रहे हैं कि लड़की लड़का को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये आपने उसकी मूल भाव को ही छेड़ दिया। तो यही बात होती है कि जो मुख्य उद्देश्य है उसका, जो मुख्य बातें हैं, मूल तत्व है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है अगर आप पल्लवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विस्तारक बनना चाहते हैं तो, ठीक है।
8वां पॉइंट, सॉरी 7वां, पल्लवन की रचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन की रचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, हम अगर किसी खास पात्र के बारे में बता रहे हैं तो कोई और पुरुष, कोई और किसी के माध्यम से हम बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि किसी के बारे में डायरेक्ट कुछ बोल देना सही नहीं होता। 8वां, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाव अत्यंत सरल होने चाहिए। इसमें अलंकृत भाषा अपेक्षित नहीं है। अलंकार क्या करता है, एकदम उसको कविता का रूप दे देता है। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो ये भैया पोयम है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। तो अगर आप कुछ उदाहरण के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब कबीर जी के ही दोहे कई ऐसे हैं कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक बार में कई लोगों को समझ नहीं आता है ना। तो ऐसी बातों को ना लिखें या आप ना कहें जिससे श्रोता उस समय के लिए, उस बात के लिए भटक जाए, अरे ये क्या बोल दे, समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी को सुनो ध्यान से, कैसे आराम से बोलते हैं, ठहराव के साथ। बच्चे से बच्चा, गधे से गधा भी समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 8वां, अच्छा 8वां हो गया, 9वां, पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें मूल भाव अथवा विचारों को विस्तार पूर्वक लिखा जाना चाहिए, है ना। पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें मूल भाव के विचारों को विस्तार से लिख लेना चाहिए। तो जो मूल भाव है उसको विस्तार से लिख लेना चाहिए कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है। आपको अगर कोई कहानी के माध्यम से आप बता रहे हैं तो उसके मूल भाव क्या होने चाहिए, है ना। जैसे कि मुझे अगर किसी बच्चों को ये बताना है कि लालच बुरी बला है, तो मैं मुर्गी के अंडे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं इसमें कई पात्र डाल सकता हूँ, कहानी को कई बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अंत में उद्देश्य ये होना चाहिए कि लालच बुरी बला है। मुर्गे को काट दो तो गए तुम्हारा अंडा भी गया, मुर्गी भी गए, है ना। चलो 10वां पॉइंट है, पल्लवन के लिए शब्द संख्या निर्धारित की गई हो तो अनुच्छेदों की परीक्षा कर उसका उचित पालन किया जाना चाहिए। देखिए कई बार अगर आप किसी मंच में कुछ कहने या कुछ कहानी बना रहे हैं तो उसकी एक सीमा होती है कई चीज़ों में, कि जैसे मूवी 3 घंटे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई धारावाहिक नाटक आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं चलना चाहिए। ऐसे अगर आप कोई बात बता रहे हैं तो वो उसका एक समय रहता है, आपको 1 घंटे बोलना है कि 3 घंटे। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं या कहना चाह रहे हैं तो उसके शब्द सीमा, उसके समय का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे ओवर होने पर वो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी और आपकी भी तो होनी चाहिए, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 11वां पॉइंट है, अनुच्छेद का व्याकरण की दृष्टि से भी परीक्षण कर लेना चाहिए। उसमें व्याकरण संबंधी दोष निकाल दिए जाएं। कई बार व्याकरण में गलती होती है, पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं या कई डबल मीनिंग के अर्थ होते हैं, इन सबको हटा देना चाहिए। तो व्याकरण का इसके लिए ज्ञान भी होना जरूरी है, तो जो चीज़ें जरूरी नहीं है उनको हटाना जरूरी है। 12वां, अंत में विवेचित परिच्छेदों और विषय वस्तु को उचित स्थान पर शुद्ध रूप में लिख लेना जाना चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़ें अगर लिख ली है तो किनका क्रम कैसा होना चाहिए, किसको प्रथम में रखना है, द्वितीय में रखना है, ये आपको क्रम से उसको बांध लेना चाहिए। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 5-5 नंबर, 8-8 नंबर, 7-7 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, वैसे पिछले सालों में तो 7-8 नंबर के आए थे, तो वही हम मान के चल सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, जो वीडियो हमने आपके लिए ऑडियो लेक्चर के रूप में बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।